हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर का जो पेपर था हमारा 2020 का, उसके जो पेंडिंग क्वेश्चंस रह गए थे लाइक 26 to 50 जो भी पेंडिंग रह गए थे उसको हम डिस्कस करेंगे, उनके सोल्यूशंस को समझेंगे और उनके आंसर्स चेक करेंगे। या अभी हमारे यहाँ लाइक पेड कोर्सेज हो चुके हैं स्टार्ट फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो अगर आपको डेमोज़ चाहिए उसके या फिर कोई और क्वेरी है लाइक, तो आप हमारी टाइट बज़र ऐप के ऊपर जाके उन डेमोज़ को चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ और पूछना है तो आप ये गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो 26 क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन क्या है, इन अ पावर सप्लाई डायग्राम विच ब्लॉक इंडिकेट्स अ स्मूथ डीसी आउटपुट। इन अ पावर सप्लाई डायग्राम विच ब्लॉक्स इंडिकेट स्मूथ डीसी आउटपुट। वो कह रहे हैं कि इन अगर पावर सप्लाई वाली जो भी हम ऑब्वियस सर्किट देखते हैं तो उनमें से ये फिल्टर सर्किट है या फिर ट्रांसफार्मर है, रेक्टिफायर है, रेगुलेटर है, इनमें से कौन सा ऐसा सर्किट है जो कि एक स्मूथ डीसी आउटपुट को, स्मूथ डीसी आउटपुट यानी कि उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, इनपुट के चेंज होने से आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना, स्मूथ हमें आउटपुट चाहिए उससे। तो कौन ऐसा सर्किट है? फिल्टर ऐसा शो करता है, ट्रांसफार्मर में होता है, रेक्टिफायर में होता है, रेगुलेटर के अंदर होता है। तो लाइक जो फिल्टर है, ठीक है, वो तो सर्किट है ना कि एसी और डीसी जो होती हैं उनको फिल्टर कर देता है ना। जो हमारे पास एसी है उसको फिल्टर मतलब एसी और डीसी को अलग अलग कर देता है ना। फिल्टर का तो वो काम होता है कि फिल्टर आउटपुट देना, फिल्टर डीसी देना हमें विदाउट द रिपल्स, विदाउट द एसी। तो फिल्टर के अंदर तो वो ऐसा हमें स्मूथ नहीं मिलेगा क्योंकि जो है इनपुट के फ्लक्चुएशन होने से, जैसे इनपुट है वैसे ही हमें लाइक आउटपुट का वैसा सीन आ जाता है। ट्रांसफार्मर भी ऐसा नहीं कर सकता, रेक्टिफायर भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि रेक्टिफायर का काम तो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, है ना। तो रेक्टिफायर तो ऐसा स्मूथ सिग्नल्स के लिए नहीं बना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटर। तो रेगुलेटर क्या करता है हमारे पास, ना कि हमें एक स्मूथ मतलब डीसी आउटपुट प्रोवाइड कराता है, बल्कि वो क्या करता है हमारे पास जो इनपुट की फ्लक्चुएशन होती है थोड़ी बहुत, उनकी फ्लक्चुएशन को भी रिमूव करके हमें एक स्मूथ आउटपुट देता है, डीसी आउटपुट देता है। यानी कि इनपुट के वेरिएशन से आउटपुट फिर भी वो वेरी नहीं करेगी, ठीक है। मतलब उसके अंदर क्या है, रिपल्स नहीं होंगे, एक स्मूथ डीसी आउटपुट हमें मिलेगी विद द हेल्प ऑफ द रेगुलेटर। तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटर। नेक्स्ट वी हैव द डीसी करंट, ये डीसी है, द डीसी करंट थ्रू ईच डायोड इन अ ब्रिज रेक्टिफायर इक्वल्स। वो कह रहे हैं द डीसी करंट थ्रू ईच डायोड इन अ ब्रिज रेक्टिफायर इक्वल्स टू। अभी हमें पता है कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसा दिखता है, ये कुछ इस तरह से दिखता है। चार इसके अंदर जो है डायोड्स लगी होती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से डायोड लगी होती हैं। एंड देन अगेन इनको कनेक्ट किया जाता है फिर लोड रेजिस्टेंस से, इनको आपस में भी कनेक्ट किया जाता है, इधर भी, फिर आगे जो है मतलब इनका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। लेकिन अगेन यहाँ पे चार डायोड्स लगी होती हैं ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि जो डीसी करंट है थ्रू ईच डायोड, हर एक डायोड में से ब्रिज रेक्टिफायर में, वो किसके इक्वल हो सकता है, हाफ ऑफ द डीसी लोड। हाफ ऑफ द डीसी लोड, डीसी लोड मतलब जो यहाँ पे आउटपुट में हमें लाइक लोड मिलेगा। इन डायोड में करंट कैसा होएगा, हाफ ऑफ द डीसी लोड, द लोड करंट ट्वाइस द डीसी लोड, 1/4 ऑफ द डीसी लोड, ठीक है। तो क्या होगा, द डीसी करंट थ्रू ईच डायोड इन अ ब्रिज रेक्टिफायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डीसी लोड, द लोड करंट ट्वाइस द डीसी लोड, 1/4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है द लोड करंट। बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि जो ईच डायोड के अंदर जो करंट होता है वो टोटली डीसी लोड के इक्वल होता है। मतलब जो भी करंट होगा इनमें वो सारा डीसी लोड के इक्वल होगा, लोड के इक्वल होगा, लोड करंट के इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि देखो अगर हम इसको एसी प्रोवाइड करा रहे हैं
ऑब्वियसली रेक्टिफायर है तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो डीसी वाली आएगी। तो हमने इसको एसी सिग्नल दिया, यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर, फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव, फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर 2 डायोड जो है फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर होंगी, यानी कि 2 डायोड ऑन होंगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर कोई भी 2 डायोड्स ऑन होंगी। तो 2 डायोड्स के ऑन होने से क्या है, ऑब्वियसली फिर वर्क तो करेगा ही ना, जो हमारा सर्किट है वो वर्क करेगा, और जो हमारे पास करंट है वो टोटल जो है लोड करंट के जितना हो जाएगा। और अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, सेकेंड हाफ साइकिल यानी नेगेटिव हाफ साइकिल, तो उसमें भी कोई ना कोई 2 डायोड्स जो हैं वो ऑन होंगी, है ना। तो 2 डायोड्स ऑन होंगी, फिर जो करंट है वो सारा का सारा लोड करंट के इक्वल हो जाएगा, है ना। ना ही हाफ ऑफ द लोड करंट होगा, ना ही ट्वाइस द लोड करंट होगा, बल्कि लोड करंट के इक्वल होगा, चाहे हम कोई भी मतलब या चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल लेते हैं। तो हमारे पास जो करंट आएगा ईच डायोड के अंदर वो लोड करंट के इक्वल होगा। लोड करंट मतलब जो हमें आउटपुट कंप्लीट करंट वाली मिल रही है उसके इक्वल होगा। या इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वी हैव व्हाई इज हीट प्रोड्यूस इन अ डायोड। डायोड के अंदर हीट क्यों प्रोड्यूस होते हैं? ड्यू टू वोल्टेज अक्रॉस द डायोड? नो। ड्यू टू द पावर रेटिंग? नहीं। ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू द डायोड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखो करंट जो इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ चार्जेस का अगर मतलब एक टाइम पे वो एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ब्रेक डाउन आ जाता है ना। तो या ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू द डायोड, तो जो हीट होती है वो प्रोड्यूस होता है डायोड के अंदर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द कैपेसिटर दैट प्रोड्यूसेस एन एसी ग्राउंड इज। ऐसा कौन सा कैपेसिटर है जो कि एसी ग्राउंड प्रोड्यूस करता है? अभी एसी ग्राउंड का क्या मतलब हुआ? लाइक हम क्या करते हैं, किसी भी करंट को जो भी हमें सिग्नल नहीं चाहिए होते हैं, अनरीजनेबल सिग्नल्स होते हैं, अनरीजनेबल वेव्स होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक ऑब्वियसली ग्राउंड कर देते हैं, और जो भी करंट यहाँ पे आता है वो ग्राउंडेड, उस सर्किट को ग्राउंड कर देते हैं, और जो भी करंट यहाँ पे आता है वो ग्राउंड में चला जाता है। तो वो कह रहे हैं कि द कैपेसिटर दैट प्रोड्यूसेस एन एसी ग्राउंड। एसी ग्राउंड कौन सा कैपेसिटर? जो कैपेसिटर एसी ग्राउंड प्रोड्यूस करता है, यानी कि अभी ग्राउंड हमने नॉर्मल ग्राउंड नहीं करना है, बल्कि कैपेसिटर की हेल्प से ग्राउंड करना है, कैपेसिटर की हेल्प से ग्राउंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास उस कैपेसिटर को क्या कहते हैं? डीसी ओपन कहते हैं, कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं, या फिर बाईपास कैपेसिटर कहते हैं, तो या फिर एसी ओपन कहते हैं। तो डीसी ओपन नहीं कहते, ना ही एसी ओपन कहते हैं, ना ही कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं, बल्कि हम उसे बाईपास कैपेसिटर कहते हैं, ताकि वो जो हमारे पास कैपेसिटर है, अगर हम एसी प्लस डीसी को भेजते हैं तो कैपेसिटर क्या करेगा, हमें पता है कि जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो वो डीसी को आगे पास ही नहीं होने देगा, तो फिर जो है एसी को पास होने देगा। अगर एसी कैपेसिटर में से पास हो जाएगा तो हम उसको ग्राउंड कर देंगे, मतलब एसी कैपेसिटर को एज अ ग्राउंड यूज़ किया हुआ है ना हमने, तो बस इस हिसाब से क्या होगा, जो एसी है वो ग्राउंड हो जाएगा। दैट्स वाई इसको बाईपास कैपेसिटर कहते हैं, क्योंकि एसी को पास होने देता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बाईपास कैपेसिटर। द कैपेसिटर दैट प्रोड्यूसेस एसी ग्राउंड, जो कि एसी को ग्राउंड कर देता है ना। कैपेसिटर दैट प्रोड्यूसेस एसी ग्राउंड, ये एसी को ग्राउंड करे तो इसको हम बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। सिमिलरली देखो, अगर हमारे पास डीसी को ग्राउंड करवाना है तो डीसी को कौन ग्राउंड कर सकता है? अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दें, कैपेसिटर की जगह हम यहाँ पे रेजिस्टर लगा दें, तो जो रेजिस्टर है वो एसी को ब्लॉक कर देगा और डीसी को पास होने देगा, तो डीसी हमारे पास ग्राउंड हो जाएगा। तो डीसी ग्राउंड क्या होता है? अगर हम कैपेसिटर की जगह रेजिस्टर फिट कर दें। Next question we have, what causes the depletion region? What causes the depletion region? डिप्लीशन रीजन का कॉज क्या है? पीएन जंक्शन के अंदर डिप्लीशन रीजन का कॉज क्या है? बैरियर पोटेंशियल? नहीं, डिप्लीशन रीजन की वजह से तो बैरियर पोटेंशियल आ रहा है, तो डॉपिंग भी नहीं है, आयंस भी नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिफ्यूजन। तो डिप्लीशन, क्योंकि देखो जो चार्जेस हैं वो डिफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स के अंदर कैप्चर होते हैं, इस वजह से तो डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है ना, इस वजह से वो डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है। तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन प्रोसेस करते हैं। डिप्लीशन रीजन को बनाने का जो प्रोसेस है, डिप्लीशन रीजन बनने का जो प्रोसेस है, उसको डिफ्यूजन प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। व्हाट कॉज द डिप्लीशन रीजन? डिफ्यूजन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। 31, सिलिकॉन एटम्स कंबाइन इनटू एन ऑर्डरली पैटर्न। ये हम पहले भी कर चुके हैं एमसीक्यूज के अंदर। सिलिकॉन एटम्स कंबाइन इनटू एन ऑर्डरली पैटर्न। एक ऑर्डरली पैटर्न में जब सिलिकॉन के एटम्स कंबाइन करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? वैलेंस ऑर्बिटल नहीं कहा जाता, कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं कहा जाता, सेमीकंडक्टर, बल्कि क्रिस्टल, है ना। सिलिकॉन एटम एक ऑर्डरली पैटर्न में कंबाइन करके एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, विच इज क्रिस्टल।
अभी द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो कैसे पार्टिकल के ऊपर एप्लीकेबल होता है? लार्ज सिस्टम ओनली, स्मॉल सिस्टम ओनली, सब एटॉमिक पार्टिकल, या फिर बोथ सब एटॉमिक एंड लार्ज पार्टिकल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि जो एटम के इंटरनल वाले जो है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है ना, जो ऐसे पार्टिकल्स हैं, या फिर और भी न्यूक्लियस के जो सब्सिट्यूएंट्स हो गए आगे, तो उस पार्टिकल्स के लिए प्रोड्यूस होता है। क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, वो लार्जेस्ट पार्टिकल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है लार्जर पार्टिकल के लिए फिर वो आएगी नहीं ना, लार्जर पार्टिकल के लिए उसकी वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए ही यूज़ किया जाता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स ओनली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वोल्टेज विल इन्फ्लुएंस करंट ओनली इफ द सर्किट इज, एक वोल्टेज करंट को इन्फ्लुएंस कब करेगी? जब सर्किट ओपन है? नहीं, जब सर्किट ओपन है तो ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा करंट। इंसुलेटेड भी नहीं, हाई रेजिस्टेंस भी एक तरह से क्लोज की हाई रेजिस्टेंस पे भी ऐसा होता है ना कि जो करंट है वो पास ही नहीं कर पाएगा, उसके लिए ऑब्स्टेकल का काम करेगा रेजिस्टेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, लाइक ए वोल्टेज विल इन्फ्लुएंस द करंट ओनली इफ द सर्किट इज क्लोज। सर्किट क्लोज है तभी हमारे पास जो सर्किट है वो ऑपरेट कर पाएगा ना, अगर ओपन है फिर भी ऑपरेट नहीं हो पाएगा। इंसुलेटेड और हाई रेजिस्टेंस भी एक इंसुलेटेड की तरह ही वर्क करेगा। तो यहाँ तो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, क्लोज सर्किट के ऊपर ही जो वोल्टेज है वो अपना इन्फ्लुएंस देती है। अभी नेक्स्ट है हमारे पास, टू डिस्क्राइब अ डायनेमिक सिस्टम वी मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ। डायनेमिक सिस्टम के लिए हमें पोजीशन और मोमेंटम दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों की नॉलेज होनी चाहिए एक डायनेमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी नॉलेज के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास फेज स्पेस इज, जो फेज स्पेस है वो कितने डायमेंशन है? 4 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो फेज स्पेस है ना वो दो चीज़ों को लाइक इंफॉर्मेशन से बना, लाइक मोमेंटम and position, मोमेंटम एंड लाइक पोजीशन। तो हमारे पास जो मोमेंटम है उसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स है ना, और जो पोजीशन है उसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स। तो 3 कोऑर्डिनेट इनको मिला के कितने हुए? 6 कोऑर्डिनेट्स। तो फेस स्पेस जो है वो 6 डायमेंशनल है, 3 कोऑर्डिनेट्स इसके, 3 कोऑर्डिनेट्स इसके, दैट इज 6 डायमेंशनल। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फेस स्पेस इज 6 डायमेंशनल। अभी नेक्स्ट वी हैव द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स। कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स वेट इंडिकेट कर रहा है, साइज इंडिकेट कर रहा है, डिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है, या टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेम्परेचर। स्टार का जो कलर है वो उसके टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है, तो ये वो ब्लिंकिंग भी होता है ना स्टार, जो खैर वो तो अलग कॉन्सेप्ट के अंदर भी आ जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी। लेकिन हाँ, जो कलर ऑफ द स्टार है वो टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है ना। टेम्परेचर अगर उसको बहुत ज़्यादा हुआ तो वो डार्क के अंदर दिखाई देगा। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। द कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन, अभी जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? तो कॉम्पटन शिफ्ट का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, h/m0c 1 - cos of theta इज इक्वल्स टू लैम्डा डेल्टा। लैम्डा डेल्टा इज कॉम्पटन शिफ्ट। तो उसको कॉम्पटन शिफ्ट के अंदर जो डिराइव किया गया था इसका फॉर्मूला वो कुछ इस तरह से है, h/m0c 1 - cos of theta। तो जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, विच इज कांस्टेंट। m0 है रेस्ट मास, वो भी कांस्टेंट है। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी कांस्टेंट है। तो डिपेंड किसके ऊपर करेगी फिर कॉम्पटन शिफ्ट? इस थीटा के ऊपर है ना। थीटा के चेंज करने से हमारे पास जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो चेंज होगी। तो यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज स्कैटरिंग एंगल, थीटा इज स्कैटरिंग एंगल, और यू कैन से कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, कि कॉम्पटन शिफ्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ अ स्टेट इज ऑलवेज। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को यानी कि वेव, अगर इसको हम मैथमेटिकली देखें तो वेव फंक्शन और उसका कॉन्जुगेट की मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल देते हैं, कि किसी चीज़ को फाइंड आउट करने की, किसी वेव फंक्शन के रिलेटेड जो फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी, वो वेव फंक्शन और उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा रियल ही होता है,
ठीक है, इमेजिनरी नहीं होता है, जीरो भी नहीं होता है, नन ऑफ अबव भी रॉन्ग है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि वेव फंक्शन एंड इट्स कॉन्जुगेट, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो है रियल। ठीक है, रियल। तो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द स्टेट फंक्शन ऑलवेज रियल, इसका जो ऑप्शन ए है वो है करेक्ट ऑप्शन। अभी अगर आप लाइक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो अपना नाम, आप कौन सा पेपर दे रहे हैं, किस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी सिटी, मेल है या फीमेल है ना, ये सब कुछ आप टाइप करके ये गिवन नंबर के ऊपर सेंड कर सकते हैं और हम आपको अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट बना लेंगे, ताकि आपको जो भी लाइक अपडेट है पेपर के रिगार्डिंग या किस चीज़ के भी रिगार्डिंग जो भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो मिल सके। तो या अभी इस नंबर पर आप हमें सेंड कर सकते हैं। अभी इसके अलावा अगर केमिस्ट्री फिजिक्स के अलावा अगर आपको और भी लाइक मास्टर कैडर के इंग्लिश, पंजाबी, हिस्ट्री, एसएसटी है ना, पॉलिटी, इस किसी भी कोर्स की अगर आपको चाहिए, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हाँ वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी हो उसको डिस्कस कर सकते हैं। या अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। The wavelength of matter wave is independent of, wavelength of matter wave is independent of। अभी मैटर वेव की वेवलेंथ किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है वो हमें चेक करना है। तो ये हम देखेंगे डी ब्रॉगली से। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पी इज मोमेंटम, है ना। तो जो लैम्डा है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, जो कि कांस्टेंट चीज़ है ना। तो जो लैम्डा है वो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो वेवलेंथ है वो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यानी कि सी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, और हमें पता है कि जो मोमेंटम है वो क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, है ना, मास इंटू वेलोसिटी। जो वेवलेंथ है वो मास के ऊपर भी डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकते। जो वेव मैटर है वो इन तीनों के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं सकती ना, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, चार्ज के ऊपर डिपेंडिंग करिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। तो चार्ज के ऊपर वेवलेंथ डिपेंड नहीं कर रही है। अभी नेक्स्ट न्यूक्लियर फोर्सेस इज, जो न्यूक्लियर फोर्सेस है दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, है ना। जो न्यूक्लियर फोर्स है बहुत ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। तो शॉर्ट रेंज लॉन्ग, बी और सी, डी तो हमारे पास फिर इनकरेक्ट हो गया ना, बी एंड डी ऑप्शन तो हमारे पास इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इनके अंदर तो लॉन्ग रेंज फोर्सेस आ गए। तो शॉर्ट रेंज फोर्सेस हमारे पास ए और सी के अंदर आया था, शॉर्ट रेंज फोर्सेस एंड चार्ज डिपेंडेंट या शॉर्ट रेंज फोर्सेस एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं एंड प्रोटॉन भी होते हैं। दे प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स। तो अगर ये चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहे होते तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं लग रहे होते, है ना। तो 40th का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शॉर्ट रेंज फोर्सेस एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इन अ न्यूक्लियस विद इवन एन and odd z, the ground state spin of the nucleus is determined by, वो कह रहे हैं कि even n और odd z अगर हो, even n और odd z हो तो ground state spin nucleus की कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो जो even आ गया, even वाली जो प्रॉपर्टी है ना, even n या even z, even कुछ भी आ जाए तो उनकी पेयरिंग हो जाएगी और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो वो तो हमें कोई चीज़ बता नहीं सकते हैं, है ना। इवन वाला जो एन है वो हमें कोई चीज़ नहीं बता सकता है, क्योंकि वो इवन आ गया, इवन में के अंदर पेयरिंग हो जाएगी और एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, है ना। तो जो ऑड वाली चीज़ है ना वही हमें बता सकती है सिर्फ कोई भी मतलब प्रॉपर्टी का, ग्राउंड स्टेट स्पिन प्रॉपर्टी पूछी गई यहाँ पे न्यूक्लियस की, तो वो हमें ऑड जेड बताएंगे। जेड मतलब एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। यहाँ पे अगर न्यूक्लियस की बात हो रही है तो हम इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखो ऑल प्रोटॉन्स और ऑल न्यूट्रॉन्स वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, है ना, क्योंकि जो है सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन तो नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑड जेड आ गया और ये इवन एन है, तो इवन एन वाला तो छोड़ दो, ऑल तो नहीं बता सकते। अभी ऑड जेड यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और ऑड है प्रोटॉन, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि लास्ट ऑड न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो ऑड नहीं है, न्यूट्रॉन तो इवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑड है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द लास्ट ऑड प्रोटॉन, लास्ट, क्योंकि देखो अगर हमारे पास लाइक 11 है ना, जो कि अगर ऑड है तो 10 की तो पेयरिंग हो जाएगी, इवन के अंदर चले जाएंगे, तो जो एक लास्ट में रह गया, एक जो भी पार्टिकल है ऑड का वही हमें बताएगा। तो जो लास्ट ऑड प्रोटॉन है, ऑड प्रोटॉन है, वो हमें बताएगा
न्यूक्लियर की स्पिन प्रॉपर्टी को, वही जो चीज़ ऑड एक रह गया वही बताएगा, क्योंकि इवन की तो पेयरिंग हो जाती है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, द लास्ट ऑड प्रोटॉन्स। नेक्स्ट वी हैव विच टाइप ऑफ द रेडियो एक्टिव एमिटर हैज़ अ लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जिसकी लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है। अल्फा एमिटर होता है, बीटा एमिटर होता है, गामा एमिटर होता है, कोई भी नहीं होता। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन चीज़ है कि जो एटम जो भी हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो अल्फा को एमिट करता है ना, उसका हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा लॉन्ग होता है। जैसे जो बिस्मथ है ना, उसका हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा लॉन्ग हाफ लाइफ वाला एलिमेंट है, तो वो अल्फा एमिट करता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन चीज़ है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, कि जो रेडियो एक्टिव एमिटर है, जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल, जो रेडियो एक्टिव एटम है जो कि अल्फा पार्टिकल को एमिट कर रहा है, वो ही लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ वाला एलिमेंट होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ अल्फा एमिटर्स, अल्फा एमिटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन डिटेक्टर्स इज अ फॉस्फोर यूज। इनमें कौन से जीएम काउंटर में, प्रोपोर्शनल काउंटर में, स्किंटिलेशन काउंटर में, या फिर इन सभी के अंदर कौन सा ऐसा प्रोपोर्शन मतलब काउंटर है, कौन सा ऐसा रेडिएशन डिटेक्टर है जिसके अंदर फॉस्फोर यूज हो रहा होता है। तो देखो फॉस्फोर की वजह से क्या होता है, हमारे पास स्किंटिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं। फॉस्फोर एलिमेंट की वजह से हमारे पास स्किंटिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, और उन स्किंटिलेशंस को स्किंटिलेशन काउंटर, स्किंटिलेशन डिटेक्टर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। तो फॉस्फोर यहाँ पे यूज हो रहा है, वहाँ पे स्किंटिलेशन काउंटर यूज हो रहा है। तो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्किंटिलेशन काउंटर। नेक्स्ट वी हैव पार्टिकल्स दैट पार्टिसिपेट्स इन द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। इनमें से कौन सा पार्टिकल वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के अंदर जो पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहा है वो है हेड्रॉन, या इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विच इज हेड्रॉन्स। अभी नेक्स्ट वी हैव मैटर वेव्स आर। जो मैटर वेव्स होती हैं वो कैसी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ईएम वेव लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती हैं, ईएम वेव्स भी नहीं होती हैं, है ना, चार्ज डिपेंडेंट नहीं, मतलब लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इनके अंदर चार्जेस हैं। तो लाइक जो मैटर वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं। ऑलवेज ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शो डाइफ्रैक्शन। तो हमें पता है कि जो वेव नेचर होता है मैटर्स का, लाइक हमारे पास डाइफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस जैसे जो पैटर्न है वो वेव नेचर ऑफ लाइट्स से ही दिखाई पड़ते हैं। वेव नेचर की वजह से ही, लाइट की वेव नेचर से ही हम डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को मतलब कुछ इस तरह से लाइक फिनोमिनास को देख सकते हैं वेव्स की वजह से। तो मैटर वेव्स शो डाइफ्रैक्शंस, तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट रहेगा। ऊपर में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी शो डाइफ्रैक्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the following moving with the same velocity, of the following moving with the same velocity, the one which has the largest wavelength। इनमें से अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल को सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कराया जाए तो लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी। ठीक है, ये हमें चेक करना है। अगेन अगर हम चेक करें विद वही डी ब्रॉगली वेवलेंथ से h/p h/mv यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर वो कह रहे हैं कि सेम वेलोसिटी है सभी की, तो वेलोसिटी तो सेम हो गई सभी की, तो फिर मतलब अब वेलोसिटी को कांस्टेंट रख लिया, यानी कि एक बार हम इसको नहीं चेक करते हैं, वेलोसिटी को कांस्टेंट रख लिया, यानी कि जो हमारे पास अब वेवलेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। यानी कि जिसका मास सबसे ज़्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि लार्जेस्ट वेवलेंथ, तो जिसका मास सबसे कम होएगा उसकी वेवलेंथ सबसे लार्जेस्ट होगी, क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है वेवलेंथ, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी को उन्होंने सेम रख दिया चारों पार्टिकल्स के लिए, तो वेलोसिटी को चेक करने का कोई फायदा नहीं है, सेम वेलोसिटी। तो दैट्स व्हाई हम मास के साथ ही उसकी चेक करेंगे। तो जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेवलेंथ सबसे लार्जेस्ट होगी। तो इन चारों पार्टिकल्स में से जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास सबसे कम है, दैट्स व्हाई उसकी वेवलेंथ सबसे लार्जेस्ट होगी। तो जो 46 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वी हैव द अनसर्टेनिटी रिलेशन कैन नॉट होल्ड फॉर द फॉलोइंग पेयर। जो अनसर्टेन रिलेशन है कौन से पेयर से लाइक नहीं हो रहा। अभी पोजीशन मोमेंटम ये तो हमें पता है, डेल्टा एम डेल्टा एक्स डेल्टा पी है ना, और ये भी डेल्टा ई डेल्टा टी ये भी यूज़ किया जाता है। तो अभी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लीनियर मोमेंटम एंड एंगल। लीनियर मोमेंटम और एंगल के लिए नहीं यूज़ किया जाता, एंगुलर मोमेंटम और एंगल के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, लीनियर मोमेंटम एंड एंगल। नेक्स्ट वी हैव लेज़र एक्शन इज मोस्ट एफिशिएंट इन। जो लेज़र एक्शन है वो कौन सी
में से ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा अच्छा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4 लेवल सिस्टम। 4 लेवल सिस्टम के अंदर जो लेज़र एक्शन है वो बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि इसके अंदर एक तो लाइक मेटास्टेबल स्टेज भी होती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अटेन कराना जो है बहुत ईजी रहता है। 4 लेवल लेज़र के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन अटेन कराना ईजी रहता है। पंपिंग मेथड को इतना ज़्यादा पंप नहीं करवाना पड़ता। तो या जो हमारे पास 4 लेवल सिस्टम है उसकी जो लेज़र एक्शन है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। और जो 4 लेवल सिस्टम है वो हीलियम नियॉन उसका एग्जांपल है। हीलियम नियॉन इज़ अ 4 लेवल लेज़र। तो हीलियम नियॉन जो है एफिशिएंट लेज़र्स में से एक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी भैया हुआ है, इन हीलियम नियॉन लेज़र द लेजिंग ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। हीलियम नियॉन लेज़र के अंदर जो लेजिंग ट्रांजिशन टेक्स प्लेस होता है वो किसकी वजह से होता है? एनर्जी लेवल ऑफ नियॉन, एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम, या बोथ ऑफ अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ना वो ऑप्शन रहेगा ए, एनर्जी लेवल ऑफ नियॉन। क्यों एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम जो है वो नियॉन वाले जो हीलियम है वो हैवी लाइक सॉरी जो नियॉन है उससे क्यों लेजिंग एक्शन होता है? क्योंकि जो हीलियम वाले एटम्स हैं ना वो नियॉन को ट्रांजिशन स्टेट प्रोवाइड करवाते हैं, नियॉन को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेजिंग एक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। तो यहाँ जो हमारे पास हीलियम नियॉन लेज़र है उसके अंदर जो एनर्जी लेवल है नियॉन की वजह से लेजिंग एक्शन होता है, ना कि हीलियम की वजह से लेजिंग एक्शन होता है। ठीक है, तो जो हीलियम है वो सिर्फ नियॉन वाले एटम्स को एनर्जी एक ट्रांजिशन स्टेट प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हीलियम के जो एटम्स हैं वो थोड़ा लाइट होते हैं, जिसकी वजह से जो नियॉन है उसको एनर्जी प्रोवाइड करा के वो लेजिंग एक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेज़र फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट। तो अभी जो हीलियम नियॉन लेज़र है वो मोस्ट यूज्ड लेज़र है फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट, क्योंकि बहुत एफिशिएंट है। इसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट भी होते हैं, इसके जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो अटेन कराना भी इजी होता है ना, इन कंपैरिजन विद अगर अदर देखें तो। या इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, कि जो हीलियम नियॉन लेज़र है वो मोस्ट एफिशिएंट लेज़र में से एक है। तो अभी हमारा पेपर यहीं पे ख़त्म होता है, 50 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे डिस्कस। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। या थैंक यू।